आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। रात के बज चुके हैं 8 और कहानी का जो सिलसिला है वो जारी है। और आज की कहानी जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, ये कहानी एक लड़की निहारिका की कहानी है जो बेंगलुरु में रहती है। इंजीनियरिंग की उसने पढ़ाई की हुई होती है और काफी अच्छी उसकी एक जॉब होती है, यानी बेंगलुरु में रहकर वो काफी सेटल्ड थी। अपना घर था खुद का उसका, और जब अच्छे से सेटल थी, अच्छी नौकरी थी, ठीक ठाक पैसा था, तो उसको लगता है कि क्यों ना अब अपना घर बसा लिया जाए, शादी कर ली जाए। तो एक लड़के उसको पसंद आ जाता है बेंगलुरु में ही, और उससे वो शादी कर लेती है। इधर निहारिका की उम्र ज्यादा नहीं थी, लगभग 22 साल की उसकी उम्र थी। जब वो शादी करती है तो दोनों हस्बैंड वाइफ अच्छे से रहने लगते हैं। उसके कुछ टाइम के बाद निहारिका को एक बच्चा हो जाता है। अब जब बच्चा हो जाता है, उसके कुछ टाइम के बाद दोनों हस्बैंड वाइफ में अनबन रहनी शुरू हो जाती है। इधर अनबन होती है, झगड़ा बढ़ता चला जाता है। निहारिका वेल सेटल, अपना घर लिया हुआ था खुद का। तो निहारिका एक फैसला करती है, और वो फैसला होता है डिवोर्स का, यानी अपने पति से अलग रहने का। दोनों आपसी रजामंदी से डिवोर्स ले लेते हैं। निहारिका अपने पति से अलग रहने लगती है। इसी तरह सब कुछ चलता रहता है। कुछ टाइम के बाद निहारिका को हरियाणा आना होता है, और हरियाणा में उसका कुछ काम होता है। वहां आने के बाद उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है, वो उसको पसंद आ जाता है, दोनों में मोहब्बत होती है, और निहारिका इस बार दूसरी शादी कर लेती है और वो हरियाणा में ही रहने लगती है। उसका हस्बैंड जो होता है वो फाइनेंस वगैरह का काम करता है। इधर निहारिका का अपने हस्बैंड, दूसरे हस्बैंड के साथ भी ठीक ठाक चल रहा होता है सब कुछ, लेकिन तभी एक दिन पुलिस आ जाती है, और पुलिस धोखाधड़ी के इल्जाम में उसके हस्बैंड को गिरफ्तार कर लेती है। हस्बैंड पूरा ही केस जो धोखाधड़ी करता था, वो जितने भी 420 के केस थे, सारे निहारिका के ऊपर लगा देता है। क्योंकि निहारिका एक वेल पढ़ी लिखी अच्छी लड़की थी, समझदार थी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई उसने की हुई थी। तो जितने भी दस्तावेज थे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, या जितनी भी कंपनियां उसके हस्बैंड ने खोली थी, वो सब निहारिका के नाम पर थी। तो इस वजह से निहारिका को जेल हो जाती है, क्योंकि जितने भी चीजें पाई गई उसमें निहारिका का साफ साफ हाथ था। क्योंकि उसने पहले साइन करने से पहले ये सोचा ही नहीं, क्योंकि हस्बैंड का मामला था। अब जो पति है, अगर वही किसी डॉक्यूमेंट्स पे साइन करा रहा है तो उसको भनक भी नहीं कि उसको फंसाया जा रहा है। इधर निहारिका जेल चली जाती है। जेल जाने के बाद उसकी मुलाकात एक महिला से होती है, और वो बताती हैं कि मेरा बेटा काफी अच्छा, और अंकुर राणा नाम है उसका। जब तुम जेल से बाहर निकलोगी, निहारिका अपनी पूरी कहानी बताती है उस महिला को कि किस तरीके से मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, और मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरे पास अच्छा पैसा, नौकरी, सब कुछ था, घर भी मेरा अपना है बेंगलुरु में। तो महिला कहती है तुम फिक्र नहीं करो, तुम बाहर निकलोगी तो मेरा बेटा तुम्हारी मदद करेगा, अंकुर राणा, जो बहुत ही अच्छा लड़का है, अच्छा काम वहां में है उसका। तुम जब बाहर निकलो तो उससे कांटेक्ट कर लेना। अब निहारिका जब जेल से बाहर आती है तो अंकुर राणा से मिलती है। दोनों आपस में बातचीत शुरू करते हैं, बिजनेस के सिलसिले में एक दूसरे से मिलना होता है। निहारिका जो है अंकुर राणा को पसंद करने लगती है, लेकिन उसको लगता है कि हरियाणा में मेरे साथ इतना धोखा हुआ है, और 2 बार मैं धोखा खा चुकी हूँ शादी को लेकर, तो वो कुछ फैसला नहीं करती और वापस बेंगलुरु अपने घर की तरफ चली जाती है, और सोचती है कि ठीक है, फिर से अपनी जिंदगी को शुरू करना है। एक अच्छी कंपनी में फिर से रिज्यूमे वगैरह भेजती है और उसकी जॉब लग जाती है। अब जिस कंपनी में उसकी नौकरी लगती है बेंगलुरु में, वहीं पर एक बिजनेसमैन उससे मिलता है जिनका नाम रमेश होता है। इधर निहारिका की उम्र लगभग 30 साल के आसपास हो चुकी थी, और जो बिजनेसमैन उसे मिले थे रमेश कुमार, उनकी उम्र लगभग 54-55 साल थी। दोनों में काफी गैप था। लेकिन रमेश जो थे वो निहारिका को पसंद करने लगे थे, यानी निहारिका की जो बातें थी, काम था, जो उसका लाइफ स्टाइल था, वो निहारिका का वो बहुत अट्रैक्टिव करता था रमेश को। अब दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। निहारिका को भी लगता है कि रमेश उसको पसंद करता है, उसके ऊपर काफी पैसा उड़ाता है, बहुत सारी चीजें उसके लिए लाता है, महंगे महंगे गिफ्ट देता है। और इधर जो रमेश राणा है वो काफी करोड़पति। तो निहारिका सोचती है कि अब टाइम तो जैसे तैसे बीत ही रहा है, क्यों ना इतने टाइम मैंने जिंदगी के जिद्दोजहद में काटे हैं, तो क्यों ना एक बिजनेसमैन से ही शादी कर ली जाए जो करोड़पति है। तो बाकी की जो मेरी जिंदगी है वो अच्छे से, बिना किसी मेहनत, बिना किसी टेंशन के गुजर जाएगी। यही सोचकर जब वो रमेश के सामने इस बात को रखती है तो रमेश तैयार हो जाता है, क्योंकि रमेश पहले से ही निहारिका को पसंद करता था, उससे प्यार करता था। लेकिन रमेश ऑलरेडी शादीशुदा था, और ये बात निहारिका को भी पता थी, लेकिन फिर भी शादी कर लेती है। तो इधर निहारिका की तीसरी शादी होती है, इधर रमेश की दूसरी शादी होती है, यानी रमेश की दूसरी बीवी निहारिका बनती है, लेकिन निहारिका की ये तीसरी शादी होती है। अब टाइम धीरे धीरे बीतता है, निहारिका और रमेश साथ रहने लगते हैं।
तभी निहारिका कहती है रमेश से कि देखो तुम्हारी पहली बीवी भी है, तो मेरे नाम कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा कर दो ताकि मेरी जिंदगी आगे सही से गुजर जाए। और वो एक प्रॉपर्टी पसंद कर लेती है जिसकी कीमत लगभग 8 करोड़ रुपए होती है। लेकिन रमेश कहता है कि तुम्हें टेंशन की जरूरत नहीं, मेरी 2 बीवियां हैं लेकिन दोनों में ही बराबर का ये काम हो जाएगा, तो तुम परेशान मत हो। अब निहारिका को लगता है कि रमेश जो है वो विल भी बनवा सकता है और सारी जो प्रॉपर्टी है वो मेरे हाथ से चली जाएगी। वो दिमाग लड़ाती है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जो रमेश की प्रॉपर्टी भी मुझे मिल जाए और रमेश भी रास्ते से हट जाए, क्योंकि जब तक रमेश रहेगा उसको प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा मिलना नहीं है और दूसरी बीवी होने के नाते निहारिका को इतनी प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं, जिसके चलते उसने शादी भी इसीलिए की थी निहारिका ने, प्रॉपर्टी के चक्कर में। अब वो अपने हरियाणा वाले उस दोस्त को याद करती है जिसका नाम अंकित राणा होता है और अंकित राणा को वो पूरी बात बताती है और कहती है कि हम दोनों एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं अगर रमेश को हम रास्ते से हटा दें, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सारी मुझे मिल जाएगी। अब दोनों प्लान करते हैं। प्लान के तहत 1 अक्टूबर को अंकित राणा बेंगलोर आ जाता है और जब बेंगलुरु में उसे बुला लिया जाता है तो वो एक होटल में ठहरता है। इधर निहारिका प्लान करती है कि किस तरीके से रमेश को रास्ते से हटाया जाए। तभी वो रमेश को बोलती है कि हम बहुत टाइम हो गया साथ में कहीं लॉन्ग ड्राइव पर नहीं गए हैं, कहीं घूमने नहीं गए हैं, तो चलो आज हम कहीं घूमने चलते हैं। इधर रमेश भी तैयार हो जाते हैं। रमेश को भी लगता है कि ठीक है, बीवी है कह रही है, चलो साथ घुमा लेते हैं। अब 3 अक्टूबर का दिन होता है। रमेश और निहारिका लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाते हैं। निकलने के बाद जब वो काफी दूर चले जाते हैं तो एक कैफे में गाड़ी रुकती है और प्लान के तहत अंकुर राणा उस कैफे पे मिल जाता है। तभी निहारिका रमेश से उसका इंट्रोडक्शन कराती है और कहती है जब मैं हरियाणा में थी तो अंकुर ने मेरी काफी हेल्प की थी, ये जान पहचान के हैं। अंकुर कहता है कि मुझे भी आगे हैदराबाद की साइड जाना है, तो निहारिका अपने हस्बैंड से कह के उसको बिठा लेती है गाड़ी में। अब गाड़ी में 3 लोग सवार हो जाते हैं, यानी रमेश, निहारिका और अंकुर। तीनों गाड़ी में बैठकर चल पड़ते हैं। इधर अंकुर कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीली दवाई मिलाकर रमेश को दे देता है, जिसको पीकर रमेश बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद अंकुर राणा रमेश का गला दबा देता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है और अब दोनों गाड़ी लेकर उस डेड बॉडी को लेकर निकल पड़ते हैं। तो लगभग 840 किलोमीटर दूर आने के बाद कर्नाटक में एक टी यानी कि जो चाय का गार्डन होता है वहां रोक ली जाती है गाड़ी और वहां देखा जाता है कि आसपास कोई नहीं है। बॉडी को निकालते हैं, उसके ऊपर पेट्रोल डालते हैं और आग लगा देते हैं। जब देखते हैं कि बॉडी अच्छे से जल चुकी है तो दोनों ही वो गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं। निकलने के बाद अंकुर राणा वापस हरियाणा आ जाता है और निहारिका अपने कहीं फ्रेंड के यहाँ रुक जाती है। अब कर्नाटक और तेलंगाना 2 स्टेट आ जाते हैं जहां पर ये बॉडी मिली थी। अब बॉडी जब मिलती है तेलंगाना पुलिस को तो वो छानबीन करती है कि भाई बॉडी है किसकी, बुरी तरह जली हुई है। अब जब नजर जाती है तो 1 किलोमीटर दूर एक सीसीटीवी कैमरा दिखाई पड़ता है। उस सीसीटीवी कैमरा की फुटेज निकाली जाती है तो आसपास कोई बंदा नहीं, सिर्फ एक गाड़ी वहां से गुजरती नजर आती है लाल कलर की। अब उस गाड़ी की डिटेल निकाली जाती है तो ना नंबर साफ आ रहा, ना गाड़ी का पता चल पा रहा है। पुलिस और उधर के रूट पर पता करती है और सीसीटीवी खंगाले जाते हैं तो गाड़ी का नंबर नजर आ जाता है। इधर जब 2-3 दिन हो जाते हैं रमेश घर नहीं आते तो रमेश की जो पहली वाइफ होती हैं वो मिसिंग की कंप्लेंट कर्नाटक पुलिस को, बेंगलुरु पुलिस को लिखवा देती हैं कि मेरे हस्बैंड पिछले 2 दिन से घर नहीं आए हैं। मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज हो जाती है। इधर जब सीसीटीवी फुटेज से गाड़ी का नंबर आ जाता है कि लाल कलर की जो गाड़ी थी वो कौन सी थी, उस नंबर से पता चलता है कि किसी रमेश के ऊपर गाड़ी ली हुई है, रमेश के नाम पर गाड़ी ली हुई है। पूरा डिटेल निकल आ जाती है, पूरा एड्रेस आ जाता है। एड्रेस लेकर तेलंगाना पुलिस और कर्नाटक पुलिस के पास आ जाती है और पूछती है कि रमेश जो है किसकी गाड़ी है, तो पता चलता है कि ये वही रमेश है जो मिसिंग की कंप्लेंट जिनकी दर्ज है। अब पुलिस उनके घर आती है, पूछती है कि भाई किस पर शक है किस पर नहीं है। पूरी डिटेल जब निकाली जाती है, सीसीटीवी और खंगाले जाते हैं, लगभग 500 सीसीटीवी फुटेज निकाले जाते हैं, जिसमें फिर जाकर पता चलता है कि उस रेड गाड़ी में एक लड़की निहारिका और एक लड़का और था जो अंकित था। निहारिका की पहचान उसकी फर्स्ट बीवी कर लेती है रमेश की पहली बीवी की निहारिका का है। अब इधर निहारिका को ढूंढना शुरू कर दिया जाता है। तो यानी 3 अक्टूबर की ये वारदात होती है। पूरे 15 दिन के बाद 18 अक्टूबर को निहारिका पकड़ में आ जाती है। जब निहारिका को अरेस्ट किया जाता है तो वो अंकित का नाम भी लेती है। इधर अंकित भी फरार चल रहा था, उसको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद जब दोनों से कड़ी पूछताछ होती है तब निहारिका बताती है कि किस तरीके से उसने प्रॉपर्टी के चलते रमेश से शादी की और इसके बाद रमेश को ठिकाने के लगाने के बाद वो अपनी चौथी शादी की तैयारी में थी।
अब ये नहीं पता वो करती या नहीं करती, लेकिन प्लान इसी तरीके का था कि उसको अंकित से भी शादी करनी थी, अंकित से भी उसकी जो है मोहब्बत थी, अंकित उसकी। अब पुलिस के सामने वो यही बयान देती है कि मैंने जो करोड़ों की प्रॉपर्टी थी इसी के लिए उनसे शादी की कि इनको रास्ते से हटा दूंगी, प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। लेकिन एक हवस, प्रॉपर्टी और भूख के चलते एक लड़की को जेल हो गई, यानी अब उसकी तमाम उम्र जो है वो जेल में कटेगी निहारिका की। इधर जो उसका अपना घर था वो भी जाएगा, जो पैसे थे वो भी जाएगी। तो थोड़ा सा लालच आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। तो आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कल फिर आपसे एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट।